हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में प्रेसिडेंट का फुल जो है टॉपिक कवर किया था। 8 to 9 वीडियोस अपलोड हुए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करवाए हैं 2014 से लेकर के 2023 के पीवाईक्यूज़, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं पॉलिटी सब्जेक्ट में। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। डीपीएसपी। दोस्तों, डीपीएसपी क्या है, इसका क्या नेचर है, किस पार्ट में आते हैं, किस आर्टिकल्स में आते हैं, ये सभी हम देखेंगे वन बाय वन। और दोस्तों, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में, उनके बारे में भी हम ध्यान देंगे। जैसा कि दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताया है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह का तरीका होता है पूछने का, क्या आर्टिकल्स रटना इम्पॉर्टेंट है या आर्टिकल समझना इम्पॉर्टेंट है। सभी तरह की चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। अभी इस वीडियो में भी मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको जो पीवाईक्यू के नेचर हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, उनको भी डिस्कस करती चली जाऊंगी, ताकि आपका जो एक कॉन्सेप्ट हो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस हमें कैसे कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं, समझने हैं, और कैसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों, एक ब्रीफ आइडिया बन जाएगा आपका। तो शुरू करते हैं। डीपीएसपी में क्या है दोस्तों, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक गाइडलाइंस होते हैं। किसके लिए? इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और दोस्तों, ये गाइडलाइंस क्या होते हैं, क्यों ये गाइडलाइंस ज़रूरी हैं, क्या ये गाइडलाइंस माने भी जाते हैं या नहीं माने जाते हैं, इन सभी के ऊपर भी हम डिटेल समझेंगे अभी। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, नॉन जस्टिशिएबल होते हैं बट फंडामेंटल टू दी कंट्रीज गवर्नेंस। नॉन जस्टिसिएबल का क्या मतलब है दोस्तों? अगर मैं आपको कहूँ कि आपको बोलने का अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, तो आप मानोगे, क्योंकि सच में ये फंडामेंटल राइट्स है आपका। और अगर किसी ने आपको बोलने से वंचित कर दिया, या मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आप इधर नहीं घूम सकते, उधर नहीं घूम सकते देश के अंदर, अगर आपको किसी ने वंचित किया तो आप बोलोगे कि अरे मेरे फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेट कर दिया। अब आपको आ जाएगा गुस्सा और आप जाओगे कोर्ट के पास, है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट, यानी कि आपको प्रोटेक्शन देते हैं सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारी बात सुने जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, यानी कि वो जस्टिसिएबल है। आप कोर्ट गए यानी कि आपको जस्टिस मिलेगा, यानी कि वो जस्टिसिएबल है। आप कोर्ट जा रहे हो, अपनी बातों को रख रहे हो, तो वो जस्टिसिएबल है ना, तो आपको न्याय मिलेगा। जस्टिस आर इंटेंडेड टू गाइड द गवर्नमेंट, यानी कि ये गाइडेंस का काम करते हैं। किसमें? गवर्नेंस में। जैसे लॉज बनाने हैं या गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने हैं। और पॉलिसीज कैसे बनाते हैं गवर्नमेंट? जो कि प्रमोट करे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को। दोस्तों, यहाँ पे किस तरह के जस्टिस की बात की गई है? सोशल प्लस इकोनॉमिक। ठीक है दोस्तों। तो गवर्नमेंट क्या फॉलो करते हैं डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स? ऑफ कोर्स फॉलो करते हैं। जो लॉ बनाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनमें वो फॉलो भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए वन बाय वन हम समझते हैं डीपीएसपी के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भी डिस्क्राइब किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कि ये क्या है? नॉवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। और ये क्या है दोस्तों? एक ऐसे डायरेक्शंस की तरह है, इंस्ट्रक्शंस की तरह है, गाइडलाइंस की तरह है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी स्टेट को एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और डायरेक्शंस भी देते हैं। दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन्हीं आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद रखनी होती है। दोस्तों, लॉज बनाने हैं, लेकिन लॉ कोई भी तो नहीं बना देंगे। पॉलिसीज बनाने हैं, बट पॉलिसीज कोई भी तो नहीं बना देंगे। तो वो अपने माइंड में हमेशा उन प्रिंसिपल्स को रखते हैं। ठीक है दोस्तों। फीचर ऑफ डीपीएसपी यानी कि कैसे फीचर हैं, क्या ये जस्टिसिएबल हैं? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि ये जस्टिसिएबल नहीं है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स।
आप सोचोगे कि मैं कोर्ट जाऊं, मुझे न्याय मिल जाएंगे डीपीएसपी के रिगार्डिंग, तो वैसा नहीं होता है दोस्तों। काफ़ी सारे हम देखने वाले हैं अभी डीपीएसपी के अंडर में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उन सभी को देखेंगे तो और भी हमारा जो एक कॉन्सेप्ट वो ब्रॉड तरीके से क्लियर होगा। अभी तो आपको उतना नहीं समझ आ रहा होगा। डायनेमिक डीपीएसपी इवॉल्व ओवर टाइम टू एड्रेस न्यू चैलेंजेस है। डीपीएसपी जो है वो टाइम के साथ जो है इवॉल्व कर रहे हैं, न्यू चैलेंजेस और सोसाइटल नीड्स को एड्रेस कर रहे हैं, है ना। दोस्तों डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य क्या है ये याद रखिएगा, वेलफेयर स्टेट बनाना। यानी कि डीपीएसपी जो होते हैं उनका एम होता है कि लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना। डीपीएसपी में क्या है दोस्तों, कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो, लोगों की भलाई हो, यही है क्या हमारा डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स। अगला पॉइंट क्या है, बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की सभी बात करते हैं, राइट्स की सभी बात करते हैं, सभी को याद होते हैं अपने अपने राइट्स, लेकिन ड्यूटीज को कोई याद नहीं रखता है ना। सब सोचते हैं कि अरे ड्यूटीज है, उतने आप अकाउंटेबल नहीं होते हो, लेकिन राइट्स के लिए राइट्स आपको सारे पता होते हैं। तो राइट्स और ड्यूटीज दोनों इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस होना चाहिए, और इस बैलेंस को भी जो है बताया जाता है थ्रू डीपीएसपी। ये इम्फेसिस करते हैं कि आप अगर राइट्स के ऊपर ध्यान देते हो तो करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज के ऊपर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बैलेंस भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में भी हेल्प करते हैं ना, क्योंकि डीपीएसपी क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज करते हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी क्या है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कुछ भी कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना। लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना चाहिए, और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो एफिशिएंसी के साथ काम करे। ठीक है दोस्तों, कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देखिए, जैसे द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब एडिक्वेट तरीके से आपको लाइवलीहुड होना चाहिए, उसका मीन्स होना चाहिए, है ना। जीविका चलाने के लिए आपके पास एडिक्वेट मीन्स होना चाहिए। तो स्टेट देखते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, अगर वो बहुत गरीब भी हैं तो भी उनके लिए क्या करना है, हमें बहुत गरीब है, उनके पास ऐसा सोर्स नहीं है जिसकी वजह से वो सस्टेनेबल तरीके से लाइवलीहुड सस्टेन कर सके, तो वो क्या करते हैं फिर, उनके लिए उनको मदद करते हैं, है ना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आपने समान काम किया है तो चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई भी हो, इक्वल वर्क के लिए क्या करना होगा, इक्वल पेमेंट देना होगा। द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। दोस्तों वर्क करने का राइट, एजुकेशन का राइट, पब्लिक असिस्टेंस का राइट, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कि ह्यूमन कंडीशंस होना चाहिए। अब काम करने का मतलब दोस्तों ये थोड़ी है कि आप किसी भी कंडीशन में काम करोगे, ह्यूमन कंडीशंस होना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, है ना दोस्तों। इसके बाद क्या कहा गया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। अब दोस्तों रिसोर्सेज का भी तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से होना चाहिए, किसी को भर भर के रिसोर्सेज मिलते हैं, किसी को रिसोर्सेज ही नहीं मिलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी समान होना चाहिए। आप देखोगे डीपीएसपी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में कहा गया है, नहीं होना चाहिए दोस्तों। कोई बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, और किसी के पास यहाँ पे बेसिक नीड्स फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इतना जो अंतर है, या फिर हम जो कह सकते हैं जो एक वेल्थ का कंसंट्रेशन है, कहीं ज़्यादा बहुत कम कहीं, तो इससे बचाव होना चाहिए ना, सबकी भलाई होनी चाहिए। डीपीएसपी क्या बोलते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल दी पीपल, है ना दोस्तों। तो लास्ट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ का कंसंट्रेशन से बचाव होना चाहिए। बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जो गरीब होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और वो काम करते रहते हैं दिन भर, है ना, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा, उनको वो जो है माहौल ही नहीं मिल पाता है कि वो एक हेल्दी डेवलपमेंट कर पाए। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये भी किसके थ्रू है दोस्तों, डीपीएसपी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, कि डीपीएसपी किस पार्ट में है, पार्ट नंबर 4 में है, आर्टिकल्स 36 टू 51। जब आप पढ़ोगे, अभी तो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको सारे आर्टिकल्स वन बाय वन, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में डीपीएसपी को मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको आर्टिकल्स को रटने के ऊपर ध्यान नहीं देने हैं, मैंने पहले भी कहा है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं आर्टिकल 36, 37, 38, 39 करके रटते रहते हैं, वो ये समझते हैं कि उनको प्रॉपर याद होना जरूरी है।
दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं आपको जो पीवाईक्यूज है वो भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपको आइडिया लेना है, समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको भरोसा हो जाए। और अगर आपको तब भी भरोसे नहीं होते हैं तो आप जो यूपीएससी के वेबसाइट है वहाँ पे जाके पीवाईक्यूज को सॉल्व देखिए, और देख करके फिर आप समझिए कि हाँ क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। दोस्तों आप खुद से देखिए, खुद से भरोसा करिए। दोस्तों आर्टिकल 36 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? आर्टिकल 36 कहते हैं स्टेट के को डिफाइन करते हैं, स्टेट को डिफाइन करते हैं फॉर द डीपीएसपी। दोस्तों स्टेट का क्या मतलब होता है उसको डिफाइन करते हैं। जब आप पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वहाँ भी स्टेट का डेफिनेशन है। अगर आपने उनको उन आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो। पार्ट 3 में जो स्टेट की डेफिनेशन है दोस्तों, वही स्टेट के बारे में बताया गया है। यहाँ भी वही कहते हैं कि आर्टिकल 36 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है स्टेट को फॉर द डीपीएसपी, और वो स्टेट वही स्टेट है जिसका मीनिंग क्या है आपको पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है ना, ये बताए गए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे क्या है? द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन आर्टिकल 36 इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता होगा, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ इच स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज। स्टेट के डेफिनेशन में क्या आते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हमारे, जो सेंटर पे पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट के अंदर में डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, और जो लोकल बॉडी हैं या अथॉरिटी हैं दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया या इज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटोरी। ये किस में आते हैं दोस्तों? आर्टिकल नंबर 36। बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 37 में हम चलते हैं। ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, बाय एनी कोर्ट, आप चाहे कहीं किसी कोर्ट में जाएंगे इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन स्टेट क्या करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं इन प्रिंसिपल्स को जब उनको लॉज को बनाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अप्लाई किए। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, आपको कोई गाइडेंस देते हैं, आपको कोई बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपके माइंड में रहते हैं ना वो चीज़। आप डिसीजन मेकिंग जब करते हो तो मे बी उसको आप फॉलो कर लेते हो, आपको अच्छा लगा, है ना। आप कोई बड़े की सलाह लेते हो, आपको अच्छा लगा, आपने उनसे सलाह लिया, आप उनको क्या करते हो, दिमाग में रखते हो और फिर डिसीजन लेते हो, अप्लाई करते हो उन प्रिंसिपल्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को। ठीक उसी प्रकार से ये इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन स्टेट हमेशा अपने माइंड में रखते हैं और इन प्रिंसिपल्स को, है ना, फॉलो भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं जब वो लॉज बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डीपीएसपी आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि देश को चलाने के लिए, देश के गवर्नेंस के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल है। ठीक है दोस्तों, और मैंने पहले भी कहा है कि स्टेट क्या करते हैं, इन डीपीएसपी का प्रिंसिपल्स का मदद लेते हैं जब उनको लॉ बनाने होते हैं। एप्लीकेबल इन कोर्ट, दोस्तों यहाँ पे जो लाइन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने से कोर्ट जा सकते हो आप, है ना। अगर आपको लगता है, आप सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल अंडर, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हो 226, तो जा सकते हो क्योंकि आपको चाहिए जस्टिस, वो इन्फोर्सेबल है। लेकिन डीपीएसपी दोस्तों वैसा नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, आगे क्या है? डीपीएसपी जो कलेक्शन ऑफ रूल्स दैट द स्टेट शुड कंसीडर, यानी कि स्टेट कंसीडर भी करते हैं जब न्यू रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स लेके आते हैं तो। ठीक है दोस्तों, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट मशीनरी में भी डीपीएसपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा आर्टिकल 37 क्या बात करते हैं, कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय एनी कोर्ट, लेकिन इनके प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड ये स्टेट की ड्यूटी भी होती है कि इन प्रिंसिपल्स का वो यूज़ भी करे इन मेकिंग लॉज। तो आपको अगर क्वेश्चन बनेंगे कि क्या स्टेट की ये ड्यूटी है कि नहीं है, तो दोस्तों ड्यूटी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 क्या कहते हैं दोस्तों? आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, ये भी पार्ट है, और इसमें प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। क्या प्रिंसिपल्स जो है गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट सिटीजन्स हैव फेयर वेजेस, है ना। जो सिटीजन्स उनको फेयर वेज मिले, इक्विटेबल वेल डिस्ट्रीब्यूशन, इनफ मीन्स ऑफ लिविंग। दोस्तों ऐसा देश चाहेंगे आप जहाँ पे जो इतने लोग गरीब हैं कि उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, इनफ अर्निंग नहीं हो रहे हैं, धन भी नहीं है,
किसी को बहुत धन है, किसी को कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, फेयर वेज भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप ऐसे देश में नहीं रहना चाहोगे। तो इन प्रिंसिपल्स को जो है आउटलाइन करना, ठीक है ना, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना गवर्नमेंट करते हैं गवर्नमेंट, ताकि इस तरीके की चीज़ें हमारे देश के अंदर आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, द स्टेट शुड इंश्योर द मेन एंड वेमेन रिसीव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। मैंने बराबर काम किए हैं, लड़का है लड़की है या कुछ भी है, मैंने बराबर काम किए ना। मान लीजिए मैं एक गर्ल हूँ, मैंने कोई काम किए और सेम वही काम, उतने घंटे के काम जो है एक आदमी ने भी किए, मैन ने भी किए, तो अब कहते हैं कि नहीं, उनको ज़्यादा वेजेस दे देंगे, मुझे कम दे देंगे। ऐसा चलेगा दोस्तों? नहीं। स्टेट क्या करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि चाहे वो मेन हो चाहे वो विमेन हो, दोनों को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए अगर उन्होंने इक्वल वर्क किया है तो दोस्तों, ठीक है। स्टेट शुड इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी, यानी जो बच्चे होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो क्या करें, हेल्दी एंड डिग्निफाइड मैनर में खुद को डेवलप करें। हेल्दी दोस्तों, हेल्दी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए एक छोटा बच्चा है, कम उम्र का बच्चा है, उसको काम करवा रहे हैं दिन भर, ना उसकी पढ़ाई हो रही है, ना शिक्षा हो रही है, ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं, तो उनका विकास कैसे होगा? वो सिर्फ काम ही करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो एक हेल्दी और डिग्निफाइड मैनर में खुद का डेवलपमेंट कर सके। और क्या होना चाहिए दोस्तों, स्टेट शुड इंश्योर दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स आर नॉट एब्यूज्ड। हेल्थ, आप इतना उसको इस तरह के, जैसे मान लीजिए दोस्तों हजार्डस सिचुएशंस में भी काम करवाए जाते हैं। अब तो छोटे बच्चों पे रोक है कि वो नहीं कर सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, वर्कर को ऐसे काम करवाने लग गए जिससे उनके जान को खतरा है, या उनके हेल्थ ख़राब हो सकते हैं, उनके हेल्थ में नुकसान हो सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर वो हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सॉरी स्टेट को क्या करना होगा कि इंश्योर करना होगा कि उनके हेल्थ और स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखे, ठीक है दोस्तों। आफ्टर ऑल वो क्या है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। स्टेट शुड इंश्योर दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स टू वर्क इन जॉब्स, और दोस्तों यहाँ पे है कि सिटीजन्स को फोर्स नहीं किए जाने चाहिए टू वर्क इन जॉब्स दैट आर अनसुटेबल। मान लीजिए कि 70 ईयर्स 65 ईयर्स के कोई व्यक्ति हैं और आप उसको ऐसा कोई काम करवा रहे हो जो वो कर ही नहीं सकते, उनके स्ट्रेंथ के बियॉन्ड है ना। आप ऐसा कोई काम करवा रहे हो, आप उसको जो है बोल रहे हो क्या कि आप जो है भारी बोरी उठाओ, और इतना भारी बोरी, और वो 65 साल का आदमी 70 साल का आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप ऐसे काम में क्यों फोर्सफुली उसको इंगेज कर रहे हो जो वो कर नहीं सकते हैं? क्योंकि दोस्तों हर चीज़ के एक उम्र होते हैं ना, आफ्टर अ सर्टेन एज लिमिटेशंस आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो अनसुटेबल है फॉर देयर एज या स्ट्रेंथ वो काम मत करवाओ। ये क्या करते हैं, स्टेट ध्यान रखते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टेट ध्यान रखते हैं, एंड द स्टेट शुड इंश्योर दैट रिसोर्सेज एंड सॉवरेनिटी आर एलोकेटेड इन अ वे दैट अचीव द कॉमन एम को पूरा करे, यानी रिसोर्सेज का बंटवारा हो या फिर सॉवरेनिटी इस तरीके से एलोकेट किए जाएं कि वो कॉमन एम को ध्यान में रखे। दोस्तों कॉमन कॉमन गोल होना चाहिए, सबके लिए सोचो, किसी एक के लिए मत सोचो, किसी एक को हमें क्या करना है, बहुत अमीर बना देना है, किसी एक को बहुत रिसोर्सेज दे देने हैं, किसी एक की भलाई करनी है, ऐसा मत सोचो, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इंश्योर सिटीजन्स हैव फेयर वेजेस, सिटीजन्स हैव इनफ मीन्स ऑफ लिविंग, इंश्योर दैट सिटीजन्स हैव इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड चिल्ड्रेन एंड लेबर आर प्रोटेक्टेड। चिल्ड्रेन को प्रोटेक्शन मिले, लेबर को भी प्रोटेक्शन मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं किसमें, डीपीएसपी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करते हैं फ्री लीगल एड टू द पुअर। दोस्तों बहुत गरीब हैं तो उनको जो एड देंगे क्या वो पैसा लेके देंगे? नहीं। वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं उनको एड देंगे तो फ्री देंगे ना, फ्री लीगल एड के बारे में बात करते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं कि जो लीगल सिस्टम होना चाहिए वो फेयरली ऑपरेट हो एंड इक्वली ऑपरेट हो। स्टेट मस्ट इंश्योर दैट द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस, जस्टिस प्रमोट करे। स्टेट जो है वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे पुअर को, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। स्टेट इंश्योर करे कि जो जस्टिस सिक्योर करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिनाइड नहीं किए जाएं टू एनी सिटीजन्स। अब देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 39A इंपॉर्टेंट क्यों है। आर्टिकल 39A क्या करते हैं, जस्टिस को प्रमोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ना दोस्तों। इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट द लीगल सिस्टम ऑपरेट्स फेयरली, यानी कि इक्वली और फेयरली
लीगल सिस्टम ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ दोस्तों इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड। वही है कि अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं जस्टिस को सिक्योर करने का वो डिनाई नहीं किया जाए। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए वो मदद करते हैं एक सूटेबल एक ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति को जो काफ़ी गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, है ना। तो उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं वो गरीब हैं, है ना, तो उनको हम जस्टिस ना दे सरकार, ऐसा नहीं करते हैं। स्टेट इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देती हूँ उसी में कि बहुत सारे लोग पैसे से नहीं होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए ना। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पैसे नहीं है तो क्या उनको जस्टिस नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं, ढेर सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स, प्रोविजंस लेके आते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि पीपल को ये अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ ना हो और जस्टिस वो अच्छे तरीके से सिक्योर करें। कोर्ट कहते हैं ना कि स्टेट इज़ ड्यूटी बाउंड, यानी कि ड्यूटी बाउंड है कि वो क्या करते हैं, लॉयर प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई अक्यूज्ड पर्सन है और ऐसे सरकमस्टांसेस हैं कि उसमें जस्टिस की नीड है, लेकिन गरीबी के कारण हो सकता है पैसे नहीं हो, तो उनके पास क्या है, लॉयर नहीं है अच्छे, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि उनको लॉयर प्रोवाइड करे, ठीक है दोस्तों। तो इन सब एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि स्टेट क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं और जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे और भी आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं, और आज के लिए इतना ही क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।